हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। मेरा नाम है देवयानी अग्रवाल। गाइस, क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज इमर्जिंग ट्रेंड्स। और उसका जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गाइस, हमने चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड इसका कवर कर लिया है। सारी उनके जो लेक्चर्स हैं हमने सारे अपलोड कर दिए हैं। आप सारे लेक्चर्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे चैप्टर्स की हमने लिंक डाली है, वहाँ से सारे चैप्टर्स की वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक। और इसके बाद अगर आपको उन चैप्टर से रिलेटेड जो भी पीडीएफ चाहिए, जो भी कंटेंट मैंने उसका पढ़ा है, अगर आपको चाहिए कि उनकी पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैंने सारी वीडियोस जो भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कंटेंट, वो सारे वीडियोस के कंटेंट की पीडीएफ मैंने डाली है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और सारी टेलीग्राम चैनल से आप वो पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके सीएस में और आईपी में 11th क्लास में दोनों में सेम है। कंटेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप गलती से आईपी से भी पढ़ लेते हैं इस चैप्टर को या इस टॉपिक को, इमर्जिंग ट्रेंड्स के टॉपिक्स को अगर आईपी में जाके पढ़ लेते हैं तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूरा कंटेंट उसमें भी सेम है। ठीक है गाइस। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले चैप्टर्स या आने वाले लेक्चर्स के आपके सारे आपको अपडेट मिलती रहे, कुछ भी आपका मिस ना हो। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 का हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है क्या है, सबसे पहले इस टर्म को समझा जाता है। ठीक है। तो टर्म क्या है हमारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। इंटेलिजेंस तो आपको सबको टर्म पता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। ठीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि ये टर्म आई कब थी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म सबसे पहले जो मार्केट में उछली थी वो थी 1956 में। 1956 में ये टर्म सबसे पहले कॉइन हुई थी। ठीक। तो ये टर्म है क्या, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता क्या है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर मशीन्स में क्या किया जाता है, इंटेलिजेंस को पुट किया जाता है। इंटेलिजेंस पुट करना मीन्स जैसा एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जैसे नेचुरल मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर जो इंटेलिजेंस होता है, नेचुरल इंटेलिजेंस, वो किसके अंदर पुट किया जाता है, मशीन्स के अंदर। क्यों, जिससे कि वो क्या करे, इंटेलिजेंटली बिहेव कर सके लाइक अ ह्यूमन बीइंग। ठीक। तो वो ही टेक्नोलॉजी को क्या कहा गया है, वो ही कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियल टाइप का है, ठीक, मतलब प्रोग्राम के थ्रू बनाया गया या कोडिंग के थ्रू बनाया गया, वैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वैसा उस टाइप का इंटेलिजेंस किसके अंदर पुट ऑन करना, मशीन के अंदर। प्रोग्रामिंग वाला इंटेलिजेंस किसके, प्रोग्राम वाला इंटेलिजेंस किसके अंदर पुट करना, मशीन्स के अंदर पुट करना, उस टाइप के इंटेलिजेंस को कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक। तो इसमें होता क्या है, देखो डेफिनेशन समझो। Artificial intelligence endeavors to simulate the natural intelligence of human being into machines, thus making them behave intelligently। ठीक। तो वो हो क्या रहा है कि एक नेचुरल इंटेलिजेंस जो है ह्यूमन बीइंग का, उसे हम काय में सिमुलेट कर रहे हैं, मशीन के अंदर सिमुलेट कर रहे हैं, जिससे कि वो क्या करें, एक इंटेलिजेंट फॉर्म में, एक इंटेलिजेंट जैसे ह्यूमन बीइंग बिहेव करता है, वैसे ही सेम इंटेलिजेंस के साथ एक मशीन भी क्या करे, बिहेव करे। ठीक। उसे ही क्या कहा गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक। अब इसमें क्या है, एक इंटेलिजेंट मशीन अगर हमने बनाई है तो उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा। ठीक। उसके अंदर क्या रहेगा, an intelligent machine is supposed to imitate some of the cognitive functions of humans like learning, decision making and problem solving। मतलब क्या है, अगर हमने किसी भी मशीन को इंटेलिजेंट बनाया है तो उससे क्या सपोज किया जाएगा, क्या माना जाएगा कि उसके अंदर क्या है, सारे कॉग्निटिव फंक्शंस जो ह्यूमन के हैं वो आएंगे। कैसे फंक्शंस, लाइक जैसे हम लर्निंग खुद कर सकते हैं, डिसीजन खुद ले सकते हैं और प्रॉब्लम भी खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो कॉग्निटिव, जो ब्रेन के फंक्शंस होते हैं, वो मशीन खुद ब खुद करने लगेगी। ठीक। ऐसा माना जाता है इसके अंदर। ठीक। In order to make a machine perform tasks with minimum human intervention, they are programmed to create a knowledge base and make decisions based on it। ठीक। अब इसमें हो क्या रहा है कि बिना ह्यूमन के मतलब ह्यूमन की हेल्प के, बिना ह्यूमन के इंटरविजन के हम चाह रहे कि मशीन खुद ब खुद ऐसा काम कर ले, तो उसमें क्या कुछ प्रोग्राम क्रिएट किए जाते हैं। उन प्रोग्राम को बोला जाता है नॉलेज बेस। उन प्रोग्राम से होगा क्या, हमने एक नॉलेज बेस बनाया और उस मशीन के अंदर डाल दिया। ठीक। अब इस नॉलेज बेस से क्या होगा, वो मशीन क्या करेगी, खुद ही डिसीजन लेने लगेगी, जो हमने उसके अंदर नॉलेज बेस डाला है उसके बेसिस पर। ठीक। हमने एक नॉलेज का बेस बनाया, उस नॉलेज बेस को हमने डाला मशीन के अंदर। अब उस नॉलेज के बेसिस पे मशीन क्या करेगी, खुद ही डिसीजन सारे लेगी। तो ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक। अब यहाँ पे नॉलेज बेस है क्या, वो समझते हैं कि यहाँ पे टर्म आई है नॉलेज बेस। ठीक। अभी नॉलेज बेस होता क्या है, देखो, a knowledge base is a store of information consist of facts, assumptions and rules which an AI system can use for decision making। मतलब ये नॉलेज बेस का यूज कर कर मशीन क्या करेगी, जो भी डिसीजन लेना है या जो भी
आगे डिसीजन मेकिंग करनी है इस नॉलेज बेस की हेल्प से वो करेगी। अब इस नॉलेज बेस में होता क्या है, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। वो भी इन्फॉर्मेशन किस टाइप की, उसके अंदर फैक्ट्स होंगे, अजम्पशंस होंगे एंड रूल्स होंगे। ये अलग अलग तरह की चीजें हम एक नॉलेज बेस बना के या फिर एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन बना के किसमें स्टोर कर देते हैं, नॉलेज बेस के अंदर। वो नॉलेज बेस मतलब एक तरह का प्रोग्राम ही है। उस प्रोग्राम के अंदर वो प्रोग्राम किसके अंदर पुट कर दिया जाता है, मशीन के अंदर। तो यहाँ पे हमने इस टेक्नोलॉजी को क्या बोला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला। तो वो एक पूरा एआई सिस्टम बन गया जो एक नॉलेज बेस यूज करके क्या कर रहा है, डिसीजन मेकिंग कर। ठीक, नॉलेज बेस है क्या, कुछ नहीं है, एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। किस टाइप की इंफॉर्मेशन, जो फैक्ट्स कंटेन कर रही है, जो हमारे अजम्पशन कंटेन कर रही है एंड जो रूल्स कंटेन कर रही है। तो इन तीनों चीजों का यूज करके वो क्या करता है, डिसीजंस को लेता है। ठीक, अब एआई सिस्टम क्या है, इसके हेल्प से क्या कर सकता है, अगर कुछ पास्ट एक्सपीरियंस हमने उसके अंदर डाले हैं तो उनको लर्न करके आने वाले जो भी नए डिसीजन है, नए आउटकम है, वो ले सकता है। सपोज उसके सामने कोई सिचुएशन आएगी और उसके पास ऑलरेडी ऐसी कोई सिचुएशन हो चुकी है, या हमने कोई उसके अंदर नॉलेज बेस ऑलरेडी डाल रखा है, तो उस नॉलेज बेस को लर्न कर वो जो भी सिचुएशन हमने उसको दी है उसके लिए क्या करेगा, आउटकम हमको जनरेट करके दे सकता है या फिर नया डिसीजन ले सकता है। उसे हम क्या बोल रहे हैं, एक एआई सिस्टम। ठीक, तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का काम होता है, वो नॉलेज बेस की हेल्प से डिसीजंस को ले सकता है। तो ये होता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो नेक्स्ट चीज के अंदर क्या आती है हमारे पास, मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग क्या होती है, ठीक है, तो समझते हैं मशीन लर्निंग क्या है। सबसे पहले देखो, समझो कि मशीन लर्निंग का जो टर्म है फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था आर्थर सैमुअल ने इन 1959 के अंदर। ठीक, आर्थर सैमुअल थे जिन्होंने इसको ये टर्म लेकर आए थे, मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। ठीक है, मशीन लर्निंग है क्या, देखो अब इसको डेफिनेशन से समझोगे तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। मशीन लर्निंग इज अ सब सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है, एक सब सिस्टम है। किसका, मशीन लर्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही सब सिस्टम क्या है, हमारा मशीन लर्निंग। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम बाय अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, कंप्यूटर खुद ही लर्न कर रहा है। ठीक है, कंप्यूटर खुद ही नई नई चीजों को लर्न करता है, कहाँ से, बाय यूजिंग द डेटा। डेटा भी कौन सा, स्टैटिस्टिकल टेक्निक की हेल्प से, जो भी उसके पास डेटा है उसका यूज करके वो नई नई चीजों को सीखता है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक की हेल्प से नए नए डेटा को सीखता है एंड देन आउटकम जनरेट करता है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, उसको फिर ह्यूमन बींग की नीड भी नहीं होती है कि बार बार उसको वो बाहर से क्या करे, प्रोग्राम करे देन वो उसको काम करे। ठीक है, ऐसा नहीं है हमें बार बार मशीन को इंस्ट्रक्शन देना पड़ रहे हैं और वो फिर काम कर रही है, ऐसा नहीं होता है इसके अंदर। मशीन लर्निंग में क्या हो रहा है, वो अपने ही जो डेटा है उसके पास जो ऑलरेडी डेटा स्टोर है उसमें एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाता है, वहीं से नए नए आउटकम्स जनरेट करता है, वहीं से वो नई नई चीजें सीखता है, उसे बोला जाता है मशीन लर्निंग। ठीक है, तो मशीन लर्निंग ऐसी टेक्निक होगी जहाँ पे दैट टीचर्स ए कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। वो अपने खुद के एक्सपीरियंस है, जो भी डेटा उसके पास स्टोर है उस पर नई नई टेक्निक्स लगा के खुद ही क्या करता है, नई नई चीजों को सीखता है। ठीक है, उसे कहा जाता है मशीन लर्निंग। ये इस तरह की टेक्निक होती है जहाँ कंप्यूटर को सिखाया जाता है कि वो कैसे सीखे अपने ही एक्सपीरियंस से। ठीक, ये मशीन लर्निंग कहलाती है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इट कंप्राइजेस एल्गोरिथम दैट यूज डेटा टू लर्न ऑन देयर ओन एंड मेक प्रेडिक्शंस। है ना, एक ऐसे एल्गोरिथम होती है जहाँ पे क्या है, वो डेटा की हेल्प से, डेटा को यूज करके खुद ही सारी चीजें सीखेगा एंड खुद ही प्रोडिक्शंस बनाएगा। ठीक, वो मशीन लर्निंग में आएगा। ठीक, और ये जो एल्गोरिथम है इसे हम मॉडल्स बोलते हैं। ठीक, एंड उसके लिए क्या करा जाता है, पहले मॉडल्स बनाए जाते हैं, एल्गोरिथम बनाई गई जिन्हें हमने मॉडल्स बोला। ये मॉडल्स की हेल्प से उन्हें पहले ट्रेन किया जाता है, सिस्टम को हमने पहले ट्रेन किया, देन उनको टेस्ट किया ट्रेनिंग डेटा की हेल्प से एंड टेस्टिंग डेटा की हेल्प से। ठीक, यहाँ पे हमारे ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारे सिस्टम को, जो भी हमारा सिस्टम है उसको पहले हम क्या करेंगे, वो चीजें उसको सिखाएंगे। ठीक, तो ये एल्गोरिथम्स क्या है, हमारे मॉडल्स है। मॉडल्स को पहले क्या किया जाता है, पहले ट्रेन एंड टेस्ट किया जाता है ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टेड डेटा की हेल्प से। ठीक है, ट्रेनिंग जैसे जैसे आप देते जाओगे अपने मॉडल को, तो जब मॉडल क्या करेगा, आपको रिजल्ट देने लगेगा एक एक्सेप्टेड लेवल तक, मतलब आपको जिस लेवल तक रिजल्ट चाहिए उस लेवल तक वो मॉडल ने आपको क्या दिया, रिजल्ट देने लगा। ठीक, फिर वो मॉडल का हम यूज क्या करते हैं, आगे नोन या अननोन डेटा के प्रोडक्शन के लिए हम उस मॉडल्स का यूज करना चालू करते हैं। पहले लेकिन उनको, जो भी मॉडल हमने बनाए हैं उन्हें पहले टेस्ट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, और हमें डिजायर्ड रिजल्ट अगर उससे मिलने लग जाते हैं देन उसे नए डेटा के लिए या फिर अननोन डेटा के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो आफ्टर सक्सेसिव ट्रेनिंग्स once this model are able to give results to an acceptable level of accuracy, they are used to make predictions about new and unknown data। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, हम उन मॉडल का यूज करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी नोन डेटा है उसके ऊपर।
ठीक है। अगर नोन डेटा का हमारे पास ऑलरेडी रिजल्ट हमको मालूम है कि ये रिजल्ट आना चाहिए, अगर नोन डेटा के लिए उन्होंने वही रिजल्ट दिए जो हमको चाहिए, उतनी एक्यूरेसी तक, उतने लेवल तक अगर हमें वही नोन डेटा के लिए हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो देन उन मॉडल का हम यूज करते हैं मशीन लर्निंग में, किस लिए? नए और अननोन डेटा के लिए। तो इसे मशीन लर्निंग कहा जाता है कि मशीन खुद से लर्न कर रही है, पहले तो हमने उनको डेटा दिया उस पर, एंड देन फिर नए डेटा के लिए। फिर करंटली मशीन लर्निंग की बात करें तो कहाँ का ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? तो मशीन लर्निंग जो है वो अभी सेल्फ ड्राइविंग कार्स में, साइबर फ्रॉड डिटेक्शन में, फेस रिकग्नाइजेशन में, फ्रेंड सजेशन बाय फेसबुक, तो यहाँ इन सारी जगह पे क्या हो रहा है, हमारी मशीन लर्निंग का यूज किया जा रहा है। देखो यहाँ पे अगर मैं सिंपल से एग्जाम्पल लूँ, अगर आपको इसको समझना है, तो अगर मैं फेसबुक का एग्जाम लेती हूँ कि वहाँ पर ये टेक्निक कैसे यूज में आ रही है, अगर वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी कैसे यूज में आ रही है, तो आपको फ्रेंड सजेशन आ जाते हैं, ऑटोमेटिक फ्रेंड सजेशन आते हैं। तो फेसबुक आपको फ्रेंड सजेशन किस बेसिस पे देता है? अगर कोई आपका फ्रेंड है, अगर वो उसका कॉमन फ्रेंड है, तो ठीक, अगर आप किसी के साथ फ्रेंड, अगर आप सपोज आपका कोई फ्रेंड है, ठीक, अगर वो ही क्या है, उसकी फ्रेंड लिस्ट में अगर देखता है कि आपके और उनके बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, उसके बेसिस पे आपको क्या करता है, वो किसी फ्रेंड को सजेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि अगर वो आपकी फ्रेंड की फ्रेंड लिस्ट में ऐड है, तो देन ही वो आपको क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है। तो ये भी क्या है, फेसबुक भी क्या है, खुद से लर्न कर रहा है कि नहीं, ये फ्रेंड हो सकता है, दोनों के बीच में कॉमन है, तो वो आपको क्या कर देता है, सजेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी फ्रेंड की लिस्ट में है, फ्रेंड्स की फ्रेंड लिस्ट में है, इस कारण से वो आपको सजेस्ट करता है। तो ये मशीन लर्निंग का काम हो कि उसने खुद से देखा कि नहीं, ये इनकी फ्रेंड की फ्रेंड लिस्ट में है, तो मुझे ये इनको सजेस्ट करना चाहिए, हो सकता है ये उसको जानते हो। ठीक, तो ये मशीन लर्निंग का काम है, वो खुद से सीख रहे हैं। यहाँ पे कोई अलग से मुझे भेजना नहीं पड़ रहा है किसी को, नहीं यार ये मेरा फ्रेंड है तो भी इसको ऐड कर लो, वहाँ पे खुद से आपको क्या हो जाते हैं, सजेशन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इजी एग्जाम्पल समझने का मशीन लर्निंग की, जहाँ पे आपको खुद से मशीन सजेस्ट कर रही है कि आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक, तो ये मशीन लर्निंग का काम होता है। ठीक है, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या है। ठीक, जैसे अब हमने मशीन लर्निंग देखा ना, वैसे ही सेम इसके अंदर होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दैट इज एनएलपी। ठीक, इसे भी बोल सकते हो आप एक तरह का सबसिस्टम या सबसेट ही होता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। जैसे मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसिस्टम है, वैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहीं ना कहीं सबसिस्टम में ही आता है। और बोला जाए तो मशीन लर्निंग और एनएलपी भी कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को सब सिस्टम में कुछ ना कुछ पार्ट दोनों शेयर करते हैं। जैसे मैं इस डायग्राम से समझाऊं, अगर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा सिस्टम है, तो मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग दोनों ही इसके क्या होते हैं, सब सिस्टम होते हैं। लेकिन दोनों भी आपस में कहीं ना कुछ कंटेंट या कुछ ना कुछ चीजें बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी आपस में शेयर कर रहे हैं। कौन? मशीन लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दैट इज एनएलपी। ठीक, लेकिन दोनों ही किसके अंदर आते हैं, हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसिस्टम के अंदर। बोल सकते हैं कि दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसिस्टम है। ठीक, अब देखो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग दैट इज एनएलपी में होता क्या है, तो इट डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर यूजिंग ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेज सच एज हिंदी, इंग्लिश। मतलब यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हो क्या रहा है, यहाँ पे ह्यूमन एंड कंप्यूटर के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है यूजिंग वॉइस, वॉइस के थ्रू। वॉइस भी हमारी कौन सी, जो स्पोकन लैंग्वेज होती है, वो कुछ भी हो सकती है, बट यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया हिंदी एंड इंग्लिश का। ठीक, तो मराठी भी हो सकती है, कुछ भी, बंगाली भी हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो, बट स्पोकन लैंग्वेज के थ्रू ह्यूमन एंड कंप्यूटर आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन जो रहता है वो डील किया जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी या टेक्निक के थ्रू। ठीक, अब एनएलपी सिस्टम क्या करता है, परफॉर्म करता है टेक्स्ट टू स्पीच और एंड स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन। वो क्या करेगा, मैंने जो लिखा है उसको स्पीच में कन्वर्ट करना, या जो मैंने बोला है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करता है, हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसे मैंने बोला है ना, जैसे आप गूगल पे जाते हो तो वहाँ पे एक फंक्शन आता है अपना वॉइस इनपुट देने का, तो वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ही पार्ट है, जहाँ पे जो हम बोलते हैं वो हमें लिखा हुआ मिल जाता है। इवन व्हाट्सएप पे भी क्या होता है, अगर आप जाके देखोगे, अगर आपको कोई वॉइस मैसेज भेजना है, तो ये तो रिकॉर्ड होके जाता है, एक तो जैसे डायरेक्ट वॉइस मैसेज जाता है, या फिर आप जो बोलते हो तो वो स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट होकर भी वहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा जाता है हमारे जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसके अंदर। तो वो भी अगेन हमारा काय का एग्जाम्पल होगा, या कौन सी टेक्नोलॉजी का पार्ट है, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ही पार्ट है, मतलब वही उसके थ्रू वो किया जाता है। ठीक, एंड द प्रेडिक्टिव टाइपिंग फीचर ऑफ सर्च इंजन दैट हेल्प अस बाय सजेस्टिंग द नेक्स्ट वर्ड इन द सेंटेंस व्हाइल टाइपिंग कीवर्ड्स, एंड द स्पेल चेकिंग फीचर्स आर एग्जांपल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसे मैंने अभी आपको सेम बताया कि हम जैसे ही कुछ भी लिखने जाते हैं, एक दो स्पेलिंग भी लिखते हैं या किसी को मैसेज करते टाइम व्हाट्सएप पे, तो वो ऑटोमेटिक हमको वर्ड सजेस्ट भी करते जाता है। तो सजेस्ट करने वाला फीचर सर्च इंजन के अंदर, या फिर हमारे बोल सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, वो भी किसका पार्ट है, किसका एग्जाम्पल है, एनएलपी का एग्जाम्पल है। उसके बाद
हम कुछ भी स्पेलिंग चेक करने का जो फीचर होता है कि आपने कुछ गलत स्पेलिंग लिखी है, उसका एक करेक्ट स्पेलिंग आपको सजेस्ट कर देता है। वो अगेन किसका फीचर हो गया? एनएलपी का फीचर हो गया। ठीक, क्योंकि यहाँ पे सारा काम किससे हो रहा है? लैंग्वेज से रिलेटेड हो रहा है। ठीक, तो लैंग्वेज से रिलेटेड जितना भी काम होता है, या बोल सकते हैं लैंग्वेज का जितना भी काम हो रहा है वो एनएलपी के थ्रू किया जाता है। ठीक है, सारे फीचर्स एनएलपी के ही है। ठीक, मशीन ट्रांसलेशन इज रैपिडली इमर्जिंग फील्ड वेयर मशीन्स आर एबल टू ट्रांसलेट टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर विद फेयर अमाउंट ऑफ करेक्टनेस। अगेन क्या हो रहा है? हिंदी का इंग्लिश में मिल रहा है, इंग्लिश का हिंदी में मिल रहा है, लैंग्वेज ट्रांसलेशंस भी हो रहे हैं। ठीक, तो अगेन वो किसका एग्जाम्पल हो गया? हमारा एनएलपी का ही एक फीचर, एग्जाम्पल ही एनएलपी का ही फीचर हो गया है। ठीक, नाउ अनदर इमर्जिंग एप्लीकेशन की बात करूं, इसका एप्लीकेशन एरिया की बात करूं, इस ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस वेयर अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन इंटरेक्ट विद कस्टमर टू सर्व देयर क्वेरीज और कंप्लेन। हाँ, होता है ना कि आजकल चैट बॉक्स ओपन हो गए हैं जहाँ पे डायरेक्ट क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक कस्टमर सर्विस आ गई है जहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट करता है? हमारे कस्टमर से इंटरेक्ट करता है उनकी क्वेरी से कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए। तो वो भी क्या है? ऑटोमेटिक चैट बॉक्स बना दिए गए हैं। ऐसे चैट बॉक्स बन गए हैं जो ऑटोमेटिक आपसे क्या कर रहे हैं? आपके क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिडिक्ट करके आपके ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसके लिए ऑटोमेटिक आपको आंसर्स कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई भी कंप्लेंट आती है तो। ठीक, तो ये भी हमारा अगेन किसका एक एप्लीकेशन एरिया हो गया? एनएलपी का एरिया हो गया। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग समझ में आया? मतलब जो भी लैंग्वेज से रिलेटेड आप काम देख रहे हो जहाँ पे लैंग्वेज का यूज आ रहा है, हिंदी का, इंग्लिश का, या फिर जहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करना पड़ रहा है, कम्युनिकेशन करना पड़ रहा है, लैंग्वेज की यूज से कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वहाँ पे हम किसका देख रहे हैं? एनएलपी का यूज देख रहे हैं। ठीक, एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता ही दिए कि आप कोई भी एप्लीकेशन में अगर आप बोल के मतलब आप स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हो या टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हो, जहाँ पे हमारा बोल सकते हैं कि आपका स्पेलिंग चेकिंग का स्पेलिंग ऑटोमेटिक स्पेलिंग अगर गलत लिखते हो तो स्पेल चेक चल जाता है। ठीक, या फिर आपको कुछ भी वर्ड्स के कुछ भी एक दो वर्ड भी अगर आप उसके अल्फाबेट लिखते हो तो आपको नया वर्ड सजेस्ट हो जाता है। तो वो भी किसका एग्जाम्पल हमारा हो गया? अगेन एनएलपी का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हमने इसका एप्लीकेशन एरिया क्या देख लिया कि जहाँ पर क्वेरीज एंड कंप्लेंट अगर कोई भी कस्टमर की होती है, अगर सॉल्व करते हैं तो वहां पर भी ऑटोमेटिक चैटबॉक्स बना देते हैं जो क्या करता है? ऑटोमेटिक कस्टमर की जो क्वेरीज आती है उसके रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते जाते हैं। ठीक, तो वो भी अगेन हमारा किसका एप्लीकेशन एरिया हो गया? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। ठीक ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है इमर्सिव एक्सपीरियंस। अब देखो इमर्सिव एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं? देखो ये ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं कि हम कोई भी लाइक बोल सकते हैं कि हम हमारे सेंसेस जो भी रिएक्शन देती हैं, लाइक जो भी हमारी नेचुरल हम जो भी सेंसेस से फील करते हैं उस एक्चुअल में बहुत सारी चीजें फील कर सकते हैं। मीन्स हमें ये अलाउ क्या करती है कि हम विजुलाइज फील एंड रिएक्ट बाय दिस स्टिमुलेटिंग अवर सेंसेस। मतलब हमारे सेंसेस जो भी रिएक्शन दे रहे हैं किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करके हम उसे विजुलाइज भी करें, फील भी करें, हम अकॉर्डिंगली हम रिएक्ट भी करें। तो वो होता है इमर्सिव एक्सपीरियंसेस के अंदर। ये क्या करते हैं? ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो हमारे क्या करते हैं? बोल सकते हैं अगर आज मैं 3D मूवी की ही बात करूं तो 3D मूवी में क्या होता है कि 2D के कंपैरिजन में 3D में जो एक्सपीरियंस मिलता है वो डिफरेंट होता है। तो ये एक तरह का क्या इमर्सिव एक्सपीरियंस हो गया। हमने क्या करा? 3D में हम ऑब्जेक्ट्स को एक डिफरेंट एंगल से और देख सकते हैं, तो एक तरह का एक नया एक्सपीरियंस हुआ। तो वो कहलाता है इमर्सिव एक्सपीरियंसेस। इसमें क्या करते हैं? हम चीजों में इतना ज्यादा और इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें वो चीजें कहीं ना हद तक रियल लगने लगती है। ठीक, हम उसमें बहुत इंगेजिंग फील करते हैं, ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो चीजें हमें एक तरह पे रियलिस्टिक मतलब रियल व्यू लगता है कि हम कोई भी चीज देख रहे हैं तो वो रियल है, उसे कहा जाता है इमर्सिव एक्सपीरियंस। ठीक, तो इससे क्या होता है? ऐसे एक्सपीरियंस डालने से या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर ऐसी चीजें इंक्लूड करने से किसी भी कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी नई चीज बनती है, कोई भी टेक्नोलॉजी बोलते हैं कि ये पार्ट ही है। ठीक, तो ये हमारे क्या कर रहे हैं? किसी भी एनहांस कर रहे हैं हमारे इंटरेक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट को बाय मेकिंग देम मोर रियलिस्टिक एंड एंगेजिंग। ठीक, तो ये हमारे क्या करते हैं? इंटरेक्शन और इन्वॉल्वमेंट इतना बढ़ा देते हैं कि हमें चीजें क्या लगने लग जाती हैं? रियल लगने लग जाती है, उसे हम बोलते हैं इमर्सिव एक्सपीरियंसेस। ठीक, तो ये अगेन क्या होता है? इमर्सिव एक्सपीरियंसेस हैज बीन यूज्ड इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग सच एज ड्राइविंग सिमुलेटर्स, फ्लाइट सिमुलेटर्स एंड सो ऑन। ड्राइविंग सिमुलेटर्स, फ्लाइट सिमुलेटर, ये ड्राइविंग सिमुलेटर्स है ये। ठीक, जब भी हम जाते हैं वीडियो गेम में जाते हैं ना, वीडियो गेम खेलने जाते हैं बच्चे, कब वीडियो गेम खेलते हैं तो वहाँ पे क्या खुद ही बाइक पे बैठते हैं और सामने स्क्रीन चलती रहती है, तो वहाँ पे क्या खुद ही बाइक चलाते हैं। ठीक, तो वो क्या है? ड्राइविंग सिमुलेटर का एक एग्जाम्पल हो गया। वहाँ पे क्या है? बच्चा खुद उस चीज में इन्वॉल्व हो गया है क्योंकि उसे एक वो रियल व्यू मिल रहा है, उस तरह का व्यू मिल रहा है कि जहाँ उसको लग रहा है कि वो खुद चीजें ड्राइव कर रहा है। ठीक, तो ये हमारा किस किस टाइप की टेक्नोलॉजी हम ये बोल सकते हैं? हमने एक्सपीरियंसेस इमर्सिव एक्सपीरियंसेस के अंदर यानी कैटेगरी में आता है ये चीज।
Emerging experiences can be achieved by using वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ये दो टेक्नोलॉजी या दो टेक्निक की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारे वर्चुअल एक्सपीरियंसेस को एनहांस कर सकते हैं। ठीक, तो वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है, वीआर का नाम तो बहुत सुना ही बच्चों ने आजकल देखा भी है। तो ये क्या करता है, वीआर जो होता है वर्चुअल रियलिटी एक 3 डायमेंशनल कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन होती है, जो क्या करती है, हमें रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करती है, हमें रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस देती है, उसे हम बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। ठीक, 3 डायमेंशनल होती है, कंप्यूटर जनरेटेड होती है। The user can interact with and explore that environment by getting immersed in it while interacting with the objects and other actions of the user। तो इसमें क्या हो रहा है, यूजर क्या कर रहा है, एक्सप्लोर करता है या इंटरेक्ट करता है एनवायरमेंट से, काय के थ्रू, जब वो ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करता है या फिर खुद अदर एक्शंस परफॉर्म करता है, तो उसे ऐसा लगता है कि वो उस रियल वर्ल्ड में या उस एनवायरमेंट में और ज्यादा बोल सकते हैं कि रियल उसको फीलिंग आती है, उसके सेंसेस ऐसे फील करते हैं जैसे वो सारी चीजें रियलिटी में देख रहा है। ठीक, एट प्रेजेंट अगर बात करें तो ये टेक्नोलॉजी काय से अचीव की जा रही है, या फिर बोल सकते हैं वर्चुअल रियलिटी के लिए हमारे पास क्या आ गए हैं, वीआर हेडसेट्स आ गए हैं। जैसे ये दो दिया है, ये वीआर हेडसेट है, इसकी हेल्प से क्या हो रहा है, हम वर्चुअल रियलिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक, और in order to make the experience of VR more realistic, it promotes other sensory information like sound, smell, motion, temperature, etc. ठीक, और क्या है कि अगर इन एक्सपीरियंसेस को वीआर के थ्रू इन एक्सपीरियंस को और ज्यादा रियलिस्टिक बनाना है और रियल बनाना है, तो इसमें सेंसरी इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर दिए जाते हैं, लाइक साउंड हो गया, स्मेल हो गया। आजकल तो 8D मूवीज भी आ गई हैं, तो ये सारे क्या है, वीआर का ही एग्जाम्पल है। ठीक, जहाँ पे क्या है, हमें साउंड होता है, वो मोशन फील होने लग जाता है। अगर हम कोई भी जैसे कोई भी हम 8D या 4D अदर टाइप की मूवीज देखते हैं, तो उसमें वो मोशन भी फील होने लगता है, कहीं से हवा चलने लग जाती है, तो वो सारी टेक्निक्स वीआर के अंदर आती है। ठीक है, जहाँ पे साउंड, स्मेल, मोशन, टेम्परेचर सारे आपको एक्सपीरियंस करवाए जाते हैं, जिससे कि आपको लगे कि आप वो एक्चुअल में रियलिटी में या रियल लाइफ में उस चीज को देख रहे हैं। ठीक है, इट इज कंपैरेटिवली न्यू फील्ड एंड हैज फाउंड इट्स एप्लीकेशन इन गेमिंग में दिखता है, मिलिट्री ट्रेनिंग में दिखता है, मेडिकल प्रोसीजर्स में दिखता है, एंटरटेनमेंट में दिखता है, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड अदर एरियाज। आप कोई भी फील्ड में उठा लो तो आपको वहाँ पे वर्चुअल रियलिटी के कॉन्सेप्ट मिलेंगे, वहाँ ये टेक्नोलॉजी का यूज मिलेगा। वहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन, अगर मैं गेमिंग में, तो मैंने आपको बताया गया, जो वीडियो गेम्स अगर आप जाते हैं तो आजकल मोस्टली वीआर पे ही बने हुए। ठीक, उसके बाद ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग में ये चीज हो गया है, मेडिकल प्रोसीजर्स में हो गया है, एंटरटेनमेंट में अगेन मैं थिएटर का बात कर लूँ, सोशल साइंस में हो गया है, साइकोलॉजी, तो सारे एक्सपीरियंस अलग अलग एरियाज में आपको मिलेंगे किसके, वीआर के। ठीक, आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, द सुपर इम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड परफेक्चुअल इंफॉर्मेशन ओवर द एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग इज कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी। इसमें एआर में क्या होता है, देखो ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज किया जाता है कंप्यूटर जनरेटेड इंफॉर्मेशन का, किसके ऊपर, फिजिकल सराउंडिंग के ऊपर, उसे कहा जाता है ऑगमेंटेड रियलिटी। मतलब क्या, कंप्यूटर ने जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट करी है उसे हम कहाँ सुपर इम्पोज कर रहे हैं, फिजिकल सराउंडिंग के ऊपर। अगर मैं कोई जगह पे गई हूँ और मुझे देखना है, सपोज कोई शॉप है, ठीक, मुझे पता करना है कि ये शॉप का नाम क्या है, अगर ये शॉप पे लोग जाते हैं तो लोगों की इस शॉप को लेके रिव्यूज क्या है, तो वहाँ पे हम एआर का यूज कर सकते हैं। एआर क्या करेगा, मैं उस शॉप को दिखाऊंगी, और मैंने अगर एआर मेरे पास एप्लीकेशन चल रहा है, तो मुझे शॉप से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, ये लोगों के शॉप को लेके जो व्यूज होंगे, मुझे उस एआर के थ्रू मिल सकते हैं। उसे कहा जाता है ऑगमेंटेड रियलिटी। मतलब वो उस चीज को स्कैन करके मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू वो चीज कर रहे हैं। इट एड्स कंपोनेंट ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड टू द फिजिकल वर्ल्ड। मतलब डिजिटल वर्ल्ड के कंपोनेंट्स को किसमें ऐड कर रहा है, फिजिकल वर्ल्ड में, along with the associated tactiles and other sensory requirements, thereby making the environment interactive and digitally manipulable। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, मतलब डिजिटल वर्ल्ड का जो भी कंटेंट है उसे क्या करें, फिजिकल वर्ल्ड पे इम्पोज कर रहे हैंगे, एंड जो भी अदर सेंसरी रिक्वायरमेंट्स है या फिर अदर एसोसिएटेड टेक्टाइल्स की हेल्प से, जिससे कि क्या हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए इंटरेक्टिव बन रहा है, और डिजिटली हम उसको मैनिपुलेबल भी बना सकते हैं। ठीक, यूजर कैन एक्सेस इन्फॉर्मेशन अबाउट द नियरेस्ट प्लेस विद रेफरेंस टू देयर करंट लोकेशन। ठीक है, अगर मैंने सपोज इसका एग्जाम्पल अगर मैं मैप से ही लूँ, तो मैप से इसको कुछ हद तक समझा जा सकता है। क्या हो रहा है मैप के अंदर, अगर मैं करंट लोकेशन पर मुझे सर्च करना है कि मेरे आसपास पर्टिकुलर, सपोज मुझे सर्च करना है कि लेंसकार्ट के मेरे आसपास कितने शोरूम्स हैं। ठीक, तो मैं मैप पे जाकर मैंने बोला कि मेरी करंट लोकेशन है, मुझे नियर बाय लेंसकार्ट की लोकेशंस प्लस
लेंसकार्ट के जितने भी शोरूम्स हैं उनमें उनके रिव्यूज कैसे हैं मुझे बता दो, तो वो मुझे करंट लोकेशन के बेसिस पे मिल जाएंगे। तो अगेन वो किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटी का। मैंने क्या करा, अपनी फिजिकल वर्ल्ड को मैंने डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्ट किया कि मैं फिजिकली यहाँ प्रेजेंट हूँ, मुझे आपकी डिजिटल वर्ल्ड में इस लेंस कार्ड से रिलेटेड इस लोकेशन के आसपास जितनी भी इंफॉर्मेशन है मुझे वो प्रोवाइड कर दो। तो वो मेरा क्या हो गया, अगेन एआर का हो गया। एआर की टेक्निक मैंने वहाँ पे यूज कर ली कि मैंने फिजिकल वर्ल्ड को डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्ट कर लिया। ठीक, तो वो एआर का एग्जाम्पल हुआ। दे कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेसेस एंड चूज ऑन द बेसिस ऑफ यूजर रिव्यूज, और यूजर रिव्यूज के अकॉर्डिंग वो भी इन्फॉर्मेशन चूज करके आपको क्या करेगा, शो कर देगा। विद द हेल्प ऑफ लोकेशन बेस्ड एआर ऐप, traveler can access real time information of historical places just by pointing their camera view finder to subject। अब एआर ऐप की हेल्प से होता क्या है, लोकेशन बेस्ड जो एआर ऐप होते हैं उसकी हेल्प से ट्रेवलर क्या करते हैं, अगर कोई हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं तो रियल टाइम पे उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। बस क्या करेंगे, उनका जो कैमरा का व्यूअर फाइंडर है उसको उसकी तरफ करेंगे, व्यूअर फाइंडर की तरफ करेंगे, सब्जेक्ट की तरफ करेंगे, एंड देन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो उनके सामने आ जाएगी। ठीक है, अगेन ये अगेन यार का एग्जाम्पल हुआ। आजकल वो भी चीजें होती है कि स्कैन करके आप इन्फॉर्मेशन फाइंड करते हो ना, कि भैया ये हमारी कोई चीज है इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो स्कैन किया उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली। अगेन वो भी किसका एग्जाम्पल है, एआर का एग्जाम्पल है। ठीक, जिसे कहा जाता है ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, यहाँ पे हम जनरली कर क्या रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड को डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहे हैं। अगर फिजिकल वर्ल्ड में प्रेजेंट है तो डिजिटली उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के रियल टाइम में आपको उससे उसकी इन्फॉर्मेशन रियल टाइम में वो चीज दे रहा है। ठीक, देखिए अब लास्ट हमारे पास इसमें बचता है रोबोटिक्स। ठीक है, रोबोटिक्स भी एक हमारा बोल सकते हैं एआई का ही कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ही रोबोट्स बनाए गए हैं। ठीक, तो रोबोट बेसिकली एक मशीन होती है जो क्या कर सकती है, ऑटोमेटिकली एक से ज्यादा टास्क खुद परफॉर्म कर सकती है विद एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। रोबोट के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि रोबोट करता क्या है। ठीक, तो इसमें भी अब टेक्नोलॉजी क्या एनहांस होते जा रही है रोबोट्स को बनाने में। जैसे अगर आप मैं बताऊं तो अभी लेटेस्ट में अगर थोड़ा टाइम पहले अभी एक चीज आई थी सोफिया, ठीक, जिसे रोबोट का नाम देते हुए ह्यूमनॉइड नाम दिया गया था। ठीक, तो वो अगेन भी हमारे बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। रोबोट्स तो आए मार्केट में, बट हमने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी डालकर उसे और एनहांस कर दिया। ठीक, तो वो रोबोटिक्स में भी कहीं ना कहीं हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब देखने को मिल रहा है। ठीक, तो हो क्या रहा है कि पहले हमारा रोबोट का काम क्या था कि हमें जो टास्क करवाना है हम उसे एक या दो टास्क विथ एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन से करवा सकते थे। बट आजकल के रोबोट ऐसे आ गए हैं जो जिनके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी किया जा रहा है, जिससे कि वो चीजों को खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो रोबोट इज बेसिकली अ मशीन केपेबल ऑफ कैरिंग आउट वन और मोर टास्क ऑटोमेटिकली विथ एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। ठीक है, वो ऐसी मशीन होती है जो क्या कर सकती है, एक से ज्यादा टास्क खुद परफॉर्म कर सकती है ऑटोमेटिकली विथ एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन के साथ। ठीक, एंड रोबोट्स क्या होते हैं, प्रोग्राम किए जाते हैं, मतलब क्या, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू इनके अंदर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और वो इंस्ट्रक्शन को कौन फॉलो करता है, रोबोट फॉलो करता है। मतलब प्रोग्रामेबल होते हैं, उनके अंदर प्रोग्राम फिट किए जाते हैं जिनके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और इंस्ट्रक्शंस को कौन फॉलो करता है, रोबोट फॉलो करता है। ठीक, और मेन कंपोनेंट की बात करें, रोबोट के अंदर सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो होता है सेंसर्स। सेंसर्स के थ्रू वो क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम्स को एक्टिव करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, सेंस करते हैं, चीजें उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करते हैं। ये वो टाइप के रोबोट्स आते हैं मार्केट के अंदर, कोई व्हील्ड होता है, लेग्ड होता है, मैनिपुलेटर्स होते हैं, ह्यूमनॉइड्स होते हैं। तो मैंने जो अभी लास्ट में बात की थी वो थी ह्यूमनॉइड के बारे में, तो ये भी एक रोबोट की कैटेगरी आई है जिसके अंदर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एनहांस किया है। ठीक है, उसे एनहांस किया है एआई का यूज करके। ठीक, रोबोट्स भी इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं, मेडिकल साइंस में हो रहे हैं, बायोनिक्स में हो रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च, मिलिट्री, अब सब जगह देखा जाए तो कहीं ना कहीं रोबोट्स का यूज किसी न किसी तरीके से आ रहा है। ठीक, तो लैग्ड रोबोट्स भी होते हैं, व्हील्ड रोबोट्स भी होते हैं, मैनिपुलेटर्स भी होते हैं, ह्यूमनॉइड्स भी होते हैं। रोबोट किसी भी तरह का हो सकता है, बस कर क्या रहा है वो, कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा है, एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म कर रहा है प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल है सारे रोबोट्स की। ठीक, अब क्या क्या एग्जाम्पल से देखते हैं। ओके, रिमूव हो गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं नासा का, NER, नासा का मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर था, है ना। ये अगेन जब मार्स मिशन चला था तो नासा का मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन में एक रोबोटिक स्पेस मिशन था जिसमें हमने मतलब यहाँ पे एक रोबोट की हेल्प से हमने क्या किया था, प्लेनेट मार्स के बारे में स्टडी की थी। ठीक है, इस मिशन में प्लेनेट मार्स की जो स्टडी की गई थी वो एक रोबोट के थ्रू स्टडी की थी। मतलब एक रोबोट को जो भी मिशन था उसके अंदर रोबोटिक स्पेस मिशन बनाया गया था जिसमें मशीन एक मिशन था
जिसके अंदर रोबोट की हेल्प से हमने क्या किया था, मार्स के बारे में स्टडी की। ठीक, am I right? ओके, नाउ नेक्स्ट था सोफिया। सोफिया ह्यूमनॉइड है जो यूज कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, विजुअल डेटा प्रोसेसिंग को, फेशियल रिकग्नाइजेशन को, एंड ऑल्सो इमिटेट्स ह्यूमन गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन। मतलब एक ह्यूमनॉइड बनाया गया है जो ह्यूमन के जैसे दिखती है मशीन, उसे ह्यूमनॉइड कहते हैं। ठीक है, तो सोफिया ह्यूमनॉइड बनाया गया है जो उसके फेशियल जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, मतलब जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस ह्यूमन जैसे हैं, एंड वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करती है। सोफिया जो हमने रोबोट बनाया है, विजुअल डेटा प्रोसेसिंग का यूज कर रहा है, फेशियल रिकग्नाइजेशन का यूज कर रहा है, एंड उसके अंदर ह्यूमन जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस भी ह्यूमन जैसे हैं। ठीक है, वो सोफिया है। वो भी एक रोबोट है, लेकिन किस टाइप का रोबोट है, ह्यूमनॉइड। ठीक है, नाउ ड्रोन के बारे में बात करें तो ड्रोन क्या होता है, एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है जो कि रिमोटली कंट्रोल किया जाता है थ्रू सॉफ्टवेयर कंट्रोलर फ्लाइट प्लान्स इन देयर एम्बेडेड सिस्टम वर्किंग इन कंजक्शन विद ऑनबोर्ड सेंसर एंड जीपीएस। ठीक है, तो ये रिमोटली कंट्रोल किया जाता है जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर कंट्रोल फ्लाइट प्लान्स डाले जाते हैं उनके एम्बेडेड सिस्टम के अंदर, और ये सिस्टम किसके साथ काम करते हैं, ऑनबोर्ड सेंसर्स के साथ एंड जीपीएस के साथ। ठीक, तो एक रिमोटली कंट्रोल डिवाइस है, बोल सकते हैं एक ड्रोन, लाइक रिमोटली कंट्रोल ड्रोन एक रोबोट है जिसके जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंट्रोल फ्लाइट प्लान्स की तरफ से कंट्रोल किया जाता है जो हम एम्बेडेड उनके सिस्टम में एम्बेड करते हैं, एंड साथ ही साथ किसका काम कर रहा है, सेंसर्स का भी यूज कर रहा है, जीपीएस का भी यूज कर रहा है। ठीक, तो वो है हमारा ड्रोन, एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। तो ये 3 अलग-अलग तरह के एग्जांपल्स हो गए रोबोट्स के। पहला मैंने देखा नासा। नासा का जब मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन चला था, इसलिए एक रोबोटिक स्पेस मिशन था जिसमें रोबोट की हेल्प से हमने क्या करा था, प्लैनेट मार्स की स्टडी की गई थी इस मिशन के अंदर। ठीक, फिर अगेन सोफिया क्या है, हमारा ह्यूमनॉइड है। ह्यूमनॉइड जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है, विजुअल डेटा प्रोसेसिंग का यूज किया गया है, फेशियल रिकग्नाइजेशन का यूज किया है, प्लस ये इसके साथ में ह्यूमन जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन भी उसे दिए गए हैं। ठीक, एक और एग्जांपल हमने देखा ड्रोन के बारे में, तो ड्रोन एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है जो रिमोटली कंट्रोल होता है, किसके थ्रू, सॉफ्टवेयर कंट्रोल फ्लाइट प्लान्स के थ्रू जो उनके सिस्टम में एम्बेड करें, साथ ही साथ किसके साथ वो काम कर रहा है, जीपीएस एंड ऑनबोर्ड सेंसर्स भी उसके साथ काम कर रहे हैं। तो ये हमारा किसके अंदर आता है, रोबोटिक्स के अंदर आता है। ठीक, तो नेक्स्ट देखो, मैंने नासा के बारे में बात की, तो ये जो चीज है ये हमारे क्या है, मार्स एक्सप्लोरर रोवर है, सारे एक्सप्लोरेशन रोवर MER जो चला था, तो इसके अंदर ये सारे मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर, इनकी हेल्प से स्टडी करी गई थी मार्स की। सोफिया दिस वन, ये एक ह्यूमनॉइड है। ठीक है, एंड ड्रोन के बारे में बात करें, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, तो ड्रोन जिसको आपने देखा ही, आज बहुत सी जगह ड्रोन का यूज होता है। इवन शादी पार्टी में भी जाओगे तो वहाँ पे ड्रोन की हेल्प से क्या किया जाती है, पूरी रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं वीडियो बनाई जाती है, पूरी फिल्मिंग होती है। और आजकल लोग अगर व्लॉग्स बनाते हैं कोई बड़ी बड़ी चीजों के बारे में, या फिर कहीं देख लो अलग अलग चीजों के व्लॉग्स भी ड्रोन की हेल्प से क्या करे जाते हैं, आजकल रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे क्या है, रोबोटिक्स में मैंने जो 3 एग्जांपल डिस्कस किए हैं वही तीनों के एग्जांपल इधर दिए हुए हैं। ठीक है गाइस, अब आपको अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इसके बाद हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं जो है हमारा बिग डेटा। ठीक है गाइस, तो लाइक करना मत भूलिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी आपको अपडेट मिले। ठीक है गाइस, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है बिग डेटा। तब तक के लिए बाय।